जो हमने देखा इसके डिफरेंट फंक्शंस के हवाले से कि एसिड बेस बैलेंस में एसिडोसिस भी नहीं होने देता, एल्कलोसिस भी नहीं होने देता, ड्रग्स को भी कंट्रोल कर रहा है, एक्सक्रीटरी फंक्शंस, वाटर बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है, एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर आप सबको पता है, आप सब माशाल्लाह बड़े अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको पता है कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर आपके सोडियम और पोटाशियम का क्या रोल है। सोडियम और पोटाशियम का क्या रोल है, जितनी भी एक्शन पोटेंशियल जनरेशन होती है, जितनी भी एक्शन पोटेंशियल जनरेशन होती है उसमें इन दो आयंस का सबसे ज्यादा रोल है। इसी तरह कैल्शियम आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, डिफरेंट आपके जितने भी आपका हार्ट है उसमें जो आपकी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रही है, प्लेटियो का फेज आ रहा है, वो सारा इस कैल्शियम पे डिपेंड करता है। मतलब कि ये आपके सोडियम को, पोटाशियम को, कैल्शियम को, इसके भी लेवल्स को रेगुलेट करती है कि अगर ये रेगुलेशन इसकी खराब हो जाए, मसला आ जाए, तो फिर इसमें भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तीसरा इसका फंक्शन क्या है, वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू के तौर पे काम करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स को स्क्रीट करती है, कुछ हार्मोन्स को स्क्रीट करने में हेल्प आउट करती है। एक कुछ हार्मोन्स इससे रिलीज होते हैं जैसे रेनन। रेनन आप सबको पता है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जिसको हम कहते हैं रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसी तरह एरिथ्रोपोइटन, एरिथ्रोपोइटन आप सबको पता है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हार्मोन है जो कि आपकी आरबीसी की फॉर्मेशन को, आरबीसी की फॉर्मेशन को, जो आपके एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस है उसे स्पीड अप करता है, उसे बढ़ाता है। इसी तरह एक हार्मोनल इसका मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है कि ये आपके विटामिन डी को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, विटामिन डी को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। ये किडनी कैसे एक्टिवेट करती है, ये एक इसके पास एक अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, जो कि अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम होता है जो कि आपका जो आपको आप सबको याद होगा कि जब आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, विटामिन्स पढ़े थे, तो जब विटामिन D3 एब्जॉर्ब होता है तो वो कोले कैल्सीफेरोल की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, कोले कैल्सीफेरोल। उस पे पहले लीवर जो है वो 25 हाइड्रोक्सल ऐड करता है, जिसकी वजह से उसका नाम बन जाता है 25 हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरोल। फिर उसके बाद किडनी उसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करती है, जिसकी वजह से उसका नाम बन जाता है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरोल, जो कि विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है। यहां तक बात सबको क्लियर है डॉक्टर साहबान? यहां तक बात सबको क्लियर है कि इसके फंक्शंस क्या क्या है? किडनी के एक्सक्रीटरी फंक्शंस हैं इसके हमारे पास, मेटाबोलाइट को रिमूव करने में हेल्प आउट करती है, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प आउट करती है, ड्रग्स को रिमूव करने में हेल्प आउट करती है, वाटर के बैलेंस को मेंटेन करती है, इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करती है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करती है, आपकी आरबीसीज को बनाने में हेल्प आउट करती है, उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी बनाने में हेल्प आउट करती है, इसी तरह विटामिन D3 को बनाने में, विटामिन डी को एक्टिवेट करने में हेल्प आउट करती है। तो ये सारे के सारे इसके फंक्शन है। तो डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है कि अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या ये सारे के सारे फंक्शंस इफेक्ट होंगे? सारे के सारे फंक्शंस इफेक्ट होंगे, बिल्कुल इफेक्ट होंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस जगह पर आया है और किस हद तक आया है। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता कि किडनी की छोटी सी दर्द भी हो तो ये सारे के सारे मसले इकट्ठे आ जाए। नहीं, हर डिजीज का अपना एक पैटर्न है, उसके मुताबिक वो चलती है। ऐसा नहीं होता कि आपको रात को किडनी का प्रॉब्लम हो और सुबह आपकी हड्डियां टूटना शुरू हो गई क्योंकि विटामिन D3 एक्टिवेट नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता कि रात को आपको किडनी का प्रॉब्लम हुआ और उसके बाद सुबह जब आप उठे तो आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ, अल्लाह माफ करे, कि उससे आपको कोई आई के या रेटिनल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। नहीं डॉक्टर साहबान, देखिए मे बी ऐसा भी हो सकता है
कि ये डिपेंड करता है डिजीज की सिवेरिटी के ऊपर। मे बी एक किडनी आपकी बिल्कुल ठीक काम कर रही हो, सिर्फ एक किडनी में मसला हो जिसकी वजह से चीजें कंपनसेट हो रही हो, मे बी कुछ नेफ्रॉन्स इफेक्ट हुए हो, मे बी सिर्फ एक किडनी का कुछ हिस्सा इफेक्ट हुआ हो। तो हर डिजीज एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करती है अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज। तो एक चीज अपने आप ज़हन में रख लीजिए कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके पास एक पेशेंट रात को सोया था, सुबह उठा है, उसकी किडनी में कोई दर्द हुआ तो ये सारे उसके मसले खराब हो गए। नहीं, हर चीज को टाइम लगता है, हर चीज की एक प्रॉपर एक ड्यूरेशन होता है, जिस ड्यूरेशन के साथ उसको सिम्टम्स सिवियर होते हैं या ठीक होते हैं। ये जब हम डिफरेंट डिजीजेस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस डिजीज में किन सिम्टम्स ज्यादा प्रोमिनेंट है और किसका क्या रोल है और कैसे रोल है। लेकिन कम से कम यहां पर आपको एक चीज क्लियर हो गई कि जब भी किडनी का कोई मसला होगा तो ये हिस्से ये जगह हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो डेविडसन की एक बड़ी प्यारी खूबसूरत सी आपकी डायग्राम है जिसमें आप ये देखें, मैं आपको ये चीजें समझाता हूं। वो कहता है कि भाई अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम हुआ है तो सबसे जो आपके पास मेन चीजें हैं वो आप क्या देखें। हम शुरू से सोच लेते हैं फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी वो कहता है क्यों करवाएं, क्योंकि किडनी में हाइपरटेंसिव चेंजेस आती हैं, क्योंकि किडनी रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती है। अगर रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम आपका सही तरह काम नहीं कर रहा तो अब हाइपरटेंसिव चेंजेस आप में आ सकती हैं। इसी तरह वेनस प्रेशर्स के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, ब्लड प्रेशर में चेंजेस आ सकती है, डिफरेंट चीजें आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा, हम इस डायग्राम को देखने के बजाय हम लोग खुद डिस्कस करते हैं तरतीब वाइज कि किस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ सकती है। हम सबसे पहले चीजों को यहां पर समराइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट आपके पास आया है, एक पेशेंट आपके पास आया है, आपके सामने खड़ा है, 45 ईयर ओल्ड वो पेशेंट है, 45 ईयर ओल्ड वो पेशेंट है, और आपको पता चला है कि इसकी जो किडनी को, कोई भी हम डिजीज का भी नाम नहीं ले रहे, इसकी कोई किडनी का इसको प्रॉब्लम है और कोई इसको 7-8 महीने हो गए उस किडनी के प्रॉब्लम के अंदर जो है ना ये पेशेंट चक्कर लगा रहा है अपने हॉस्पिटल के। अच्छा, हम तरतीब वाइज देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या चीज देखने की जरूरत है। देखें, किडनी का सबसे मेन फंक्शन जो हम देखें, हम तरतीब वाइज चलें तो क्या है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन और वाटर की रिमूवल। यानी कि वाटर को सबसे पहले जो किडनी है वाटर को कंट्रोल कर रही होती है कि कितना वाटर इसने बॉडी से रिमूव करना है, कितना बॉडी से रीअब्सॉर्ब करना है। तो अगर किसी पेशेंट की किडनीज काम नहीं कर रही प्रॉपर, किडनी काम नहीं कर रही प्रॉपर, तो क्या उसकी फिल्ट्रेशन हो रही होगी प्रॉपर? क्या उसकी फिल्ट्रेशन प्रॉपर हो रही होगी? नहीं हो रही होगी, फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रही होगी। वाटर आपकी बॉडी में क्या कर रहा होगा, वाटर आपकी बॉडी में क्या कर रहा होगा, इकट्ठा हो रहा होगा, ओवरलोड हो रहा होगा। और इस वाटर के ओवरलोड होने की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आपको एडीमा, हम अभी नहीं बात कर रहे कि किस किस जगह पर एडीमा होगा, पेरिफेरल होगा, सैक्रल होगा, सबसे पहले कहां पर शो होगा, अभी हम ये बातें नहीं कर रहे, हम डिजीजेस के साथ साथ बातें करेंगे। अभी हम जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अच्छा, एडीमा हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्या किडनी के खराब होने से एडीमा के साथ साथ क्या आपके विजरास के अंदर भी पानी पड़ सकता है? जैसे एसाइटिस आपको हो सकती है, प्लूरल एफ्यूजन आपको हो सकती है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन आपको हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, एफ्यूजन्स आपको हो सकती है, एफ्यूजन्स का इशू हो सकता है। ठीक है, एडीमा का इशू हो सकता है, एफ्यूजन्स का इशू हो सकता है। ठीक है, अच्छा, पानी के, वाटर के बहुत ज्यादा होने की वजह से, वाटर के ओवरलोड के बढ़ने की वजह से क्या ब्लड प्रेशर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या ब्लड प्रेशर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, ब्लड प्रेशर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जोगुलर वेनस प्रेशर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, जोगुलर वेनस प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो देखो, मैं फिर बता रहा हूं कि जरूरी नहीं कि इस पेशेंट के अंदर ये सारी चीजें हो, जरूरी नहीं कि इस पेशेंट के अंदर एडीमा भी हुआ हो, एफ्यूजन भी हुई हो, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हुआ हो, जोगुलर वेनस प्रेशर भी इंक्रीज हुआ हो, लेकिन मे बी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है डिजीज के टाइम पीरियड पे कि कब से उसको डिजीज है, और डिजीज की सिवियरिटी पे, ये इस चीज पे डिपेंड करता है। लेकिन हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किडनी के प्रॉब्लम से क्या क्या हो सकता है, वाटर के ओवरलोड से हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। हमें एडीमा, एडीमा कैसे हो सकता है? एडीमा सेरिब्रल एडीमा भी हो सकता है,
एफ्यूजन्स भी हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी आ सकता है, जुगुलर वेनस प्रेशर भी इंक्रीज हो सकती है। ये सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ अगर एडिमा को ही पकड़ लूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ डॉक्टर साहबान एडिमा को ही पकड़ लूं, तो एडिमा के ऊपर भी मैं आपको पूरा लेक्चर दे सकता हूं। कैसे, जरा गौर से सुनिएगा। अगर ये एडिमा सेरिब्रल होना शुरू हो जाए, सेरिब्रल होना शुरू हो जाए, आपके दिमाग में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाए, आपके ब्रेन में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाए, जैसे आपके श्वॉन सेल्स हैं, जो आपके श्वॉन सेल्स हैं उनमें अगर पानी जाना शुरू हो जाए, आपके उसमें फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाए, वाटर इकट्ठा होना शुरू हो जाए, क्योंकि वाटर रिमूव नहीं हो रहा, तो आपको क्या न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, श्वॉन सेल से माइलिनेशन इफेक्ट होगी, माइलिनेशन इफेक्ट होगी, बिल्कुल इफेक्ट होगी। क्या आपकी एक्शन पोटेंशियल इफेक्ट होगी, बिल्कुल इफेक्ट होगी। आपको न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। तो हमें किडनी के जो पेशेंट हमारे पास आएगा, हमारे ज़हन में क्या होना चाहिए जब हमारे सामने एक पेशेंट खड़ा है और हमें हिस्ट्री उसकी मिल गई है। फॉर एग्जाम्पल ये 45 ईयर ओल्ड पेशेंट जो हमारे पास आया था, इसकी हमें ये हिस्ट्री मिली है। हमें जो इसके साथ बंदा आया था उसने बताया कि भाईजान इसकी जो है ना वो टांगे सूजी हुई है, टांगे सूजी हुई है। मतलब कि इसकी जो टांगे है ना वो देखें जनाब, इनका साइज कैसे बड़ा बड़ा हुआ है, मतलब कि इसको एडीमा वो तो अपनी लैंग्वेज में बताएगा ना। हम जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो यार इसको एडीमा हुआ है। तो एडीमा के लफ्ज से फौरी तौर पे हमारे चीज में क्या ज़हन में चीजें आनी चाहिए, हमारे ज़हन में ये चीजें आनी चाहिए कि अच्छा यार इसको एडीमा हुआ है, इसको सेरिब्रल एडीमा भी हो सकता है, इसको इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी रेज कर सकता है, मे बी इसकी प्लूरल फ्यूजन इसको हुई हो, इसको ब्लड प्रेशर का इशू भी हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से इसका जुगुलर वेनस प्रेशर भी इंक्रीज कर सकता है। ये सारी चीजें उस वक्त आपके ज़हन में आ रही होंगी। तो एडीमा की पिक्चर क्लियर है, फ्लूइड ओवरलोड से क्या क्या इशू हो सकते हैं सब क्लियर है। कि पेशेंट अगर आपके सामने फ्लूइड ओवरलोड के साथ खड़ा है तो आपके ज़हन में क्या क्या चीजें आनी चाहिए डॉक्टर साहबान, ये बात क्लियर है? क्या क्या चीजें आनी चाहिए? एडीमा डिफरेंट हिस्सों का होता है, पेरिफेरल एडीमा हुआ है, सैक्रल एडीमा हुआ है, सेरिब्रल एडीमा हुआ है, किस जगह का एडीमा है। ठीक है, एफ्यूजन्स, प्लूरल एफ्यूजन्स का आपके ज़हन में आना चाहिए फ्लूइड ओवरलोड की वजह से। आप ब्लड प्रेशर का आपके ज़हन में आना चाहिए, जुगुलर वेनस प्रेशर का आपके ज़हन में आना चाहिए। और आपके ज़हन में क्या आना चाहिए, एक और चीज आप भूल रहे हैं, पेरी ऑर्बिटल एडीमा भी हो जाता है। सॉरी, मैंने माइक अपना ऑफ किया था क्योंकि मुझे कॉल आ रही थी। ठीक है जी, तो यहां तक पिक्चर क्लियर होती है कि एडिमा की वजह से हमें क्या क्या चीजें हमारे ज़हन में आनी चाहिए, फ्लूइड ओवरलोड से क्या क्या इश्यूज हमारे पास हो सकते हैं, ये चीज क्लियर होती है। अच्छा जी, ये चीज हमें क्लियर हो गई। दूसरी चीज डिस्कस करते हैं, सेकंड वन दूसरी चीज डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज कैसे डिस्कस करें, हम क्या चीज डिस्कस करें, आप टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स की बात करें, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स की बात करें, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स की बात करें। किसकी हम बात करें, यूरिया की हम बात करें, हम किसकी बात करें, हम अमोनिया की बात करें, हम किसकी बात करें, हम डिफरेंट मेटाबोलाइट्स की बात करें जिन्हें हम कहते हैं प्यूरेटिक एजेंट्स। और बड़ी डिफरेंट चीजें, हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन क्या अमोनिया के इंक्रीज होने से कौन सी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल सकती है? क्या इस पेशेंट को हिपैटिक इंसेफेलोपैथी हो सकती है? इस पेशेंट को हिपैटिक इंसेफेलोपैथी हो सकती है, बिल्कुल हिपैटिक इंसेफेलोपैथी हो सकती है। पेशेंट हमारे पास हिपैटिक इंसेफेलोपैथी के साथ आ सकता है। क्या इस पेशेंट को प्रूराइटिस का प्रॉब्लम होगा? प्रूराइटिस का प्रॉब्लम होगा, खारिश बहुत ज्यादा हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी। क्यों खारिश होती है ऐसे पेशेंट्स को? क्योंकि किडनी ने बहुत से टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को रिमूव करना होता है। जब वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को रिमूव नहीं कर पाती तो वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स आपके स्किन के मौजूद के आपके ब्लड में फैल जाते हैं,
ब्लड में आपके सारे के सारे फैल जाते हैं और फिर वो आपकी जो नर्व एंडिंग्स होती है उन्हें स्टिमुलेट करते हैं, उन्हें इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से खारिश होती है। ठीक है, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो सकती है आपको, अमोनिया की वजह से और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, बंडल्स ऑफ इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन हम यहां पर मेन चीजों की बात करें कि टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, अमोनिया है, यूरिया है, प्रोराइटिक एजेंट्स हैं, जिसकी वजह से आपको प्रोराइटिस वगैरह हो रहा होता है। सॉरी, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में बार बार बोल रहा हूं, लेट मी करेक्ट, इट इज यूरिमिक इंसेफेलोपैथी, सॉरी, आई एम सॉरी, इट इज यूरिमिक इंसेफेलोपैथी। ठीक है, अच्छा जी, तो यहां तक बात क्लियर हुई चीजें कि टॉक्सिक मेटाबोलाइट से हमारे पास यूरिया की कम्युलेशन हो सकती है, अमोनिया की कम्युलेशन हो सकती है, प्रोराइटिक एजेंट्स जो हैं वो हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। ये सारी की सारी चेंजेस हमारे पास टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स की वजह से आ रही होंगी। और रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम डिस्टर्ब हो गया आपका एक पेशेंट का, रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम के डिस्टर्ब होने की वजह से क्या उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो पाएगा? नहीं, उसको ब्लड प्रेशर की चेंजेस आ रही होंगी, ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा होगा। एरेथ्रोपोइटन सही तरह से नहीं रिलीज कर रही किडनी, सही तरह से नहीं फॉर्मेशन हो रही, तो ये वाला किडनी का पेशेंट आपके पास कैसे आ सकता है? एनीमिया के साथ आ सकता है, बिल्कुल ये पेशेंट एनीमिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है, पैलर के साथ प्रेजेंट कर सकता है, पैलर हुआ होगा पेशेंट को, पैलर की फाइंडिंग्स आ रही होंगी। ठीक है, और मुझे बताएं, और किडनी का पेशेंट किस चीज के साथ प्रेजेंट कर सकता है? किडनी का पेशेंट और किस चीज के साथ प्रेजेंट कर सकता है, कोई बताएगा? विटामिन डी एक्टिवेट नहीं हो रही, बोन इश्यू के साथ प्रेजेंट करेगा, बोन इश्यूज के साथ प्रेजेंट करेगा। यहां तक क्लियर है? नहीं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत आगे ले गए आप, इतनी जल्दी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होती। ये एरेथ्रोपोइटन हमें तब जरूरत पड़ती है, देखिए मेरी एक बात सुने, एरेथ्रोपोइटन की हमें जरूरत तब पड़ती है ज्यादा जब हम एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस को फास्ट करना होता है। ये नहीं कि हमारे पास अगर एरेथ्रोपोइटन नहीं है तो हमारी एरेथ्रोपोइसिस ही नहीं हो रही होती। एरेथ्रोपोइसिस के प्रोसेस को जब हमने फास्ट करना होता है, जब हमें ज्यादा आरबीसीज चाहिए होते हैं, तो उस सूरत में हमें एरेथ्रोपोइटन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये आप नहीं कह सकते कि एरिथ्रोपोइटन अगर आपका रिलीज नहीं हो रहा, अगर 4 दिन 5 दिन किडनी का मसला हुआ तो आपको एनीमिया हो गया, नहीं, ये लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर एनीमिया होता है, सीकेडी के अंदर एनीमिया होता है। एनीमिया की फाइंडिंग बड़ी कॉमन होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज के अंदर, एक्यूट के अंदर कॉमन नहीं है ये फाइंडिंग। एक्यूट में कौन सी फाइंडिंग कॉमन होगी? एक्यूट में एडिमा की फाइंडिंग कॉमन होगी, एक्यूट में प्रोराइटिस की फाइंडिंग कॉमन होगी, एक्यूट में ब्लड प्रेशर की फाइंडिंग कॉमन होगी। ठीक है, इसी तरह सीकेडी के अंदर जो क्रॉनिक कंडीशंस हैं उनमें बून डिसऑर्डर्स की फाइंडिंग कॉमन होगी, उसमें एनीमिया की फाइंडिंग कॉमन होगी, बाकी तो होगी लेकिन साथ में एनीमिया ऐड हो जाएगा, बून डिसऑर्डर्स ऐड हो जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग भूल रहे हैं यहां पे, वो क्या? एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कलोसिस, जिससे पेशेंट इवन के आप कोमा में भी जा सकते हैं। तो एसिडोसिस आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या बेस मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग भूल रहे हैं वो क्या है? सोडियम का, पोटाशियम का और कैल्शियम का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। ये चीजें भी डिस्टर्ब हो जाएंगी जिसकी वजह से आपकी एक्शन पोटेंशियल डिस्टर्ब हो सकती है। तो अब अगर हम उस डायग्राम की तरफ वापस जाएं, जो डायग्राम आपने देखी है अभी ऊपर, बिल्कुल ईसीजी चेंजेस, हार्ट के ऊपर ईसीजी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। अब मेरे ख्याल से जरा गौर से सुनिएगा, इधर देखिएगा, ये देखें, ठीक है, प्रोराइटिस, तो कुछ बीच में से डिस्कस करते हैं। ये देखें, फंडोस्कोपी से हाइपरटेंसिव चेंजेस, एक एक चीज अब आप लोगों को क्लियर होगी कि ये क्यों लिखा हुआ है। देखो ये प्रोराइटिस का जिक्र लिखा हुआ है, ये देखो स्प्लिंटर हेमरेजेस का जिक्र लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है आप बताओ यहां पर। इसी तरह अब आपको क्या, ये फ्लूइड ओवरलोड, लंग्स पे फ्लूइड ओवरलोड का जिक्र है, हार्ट के ऊपर फ्लूइड ओवरलोड का जिक्र है, उसके बाद एब्डोमेन में रेनल मैस वगैरह वो सारे आपके पास आ गए हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की पैथोलॉजी बता दें डिटेल में, डॉक्टर साहब हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं इस टाइम। सक्रोटल स्वेलिंग, उसके बाद ये देखें एंकल एडीमा, सैक्रल एडीमा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यूरिन एनालिसिस करेंगे। ये सारी की सारी चीजें एट द एंड आपके साथ किसके साथ एसोसिएट हो रही हैं? किडनी के डिसऑर्डर्स के साथ। क्लियर है?
बात क्लियर हुई है, समझ आई है कि किडनी के पेशेंट्स के अंदर क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, किडनी के पेशेंट्स में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो एक दफा मैं इसको रिमूव करके अब हम सारे को समराइज करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा है वो हमने इसको समराइज करके हमने पेशेंट के अंदर क्या क्या देखना होता है। जब भी हमारे पास रेनल का पेशेंट आएगा हम उसके अंदर क्या क्या देखेंगे, हमें उसके अंदर क्या क्या चीजें देखने की जरूरत है, उसको हम जरा अब समराइज करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जरा ये देखिएगा, जरा ये देखिए स्प्लिंटर हेमरेजेस की रीजन। आप स्प्लिंटर हेमरेजेस क्यों होते हैं डॉक्टर साहबान? ओए होए होए होए, बड़ा बुरा हाल है आप लोगों का तो। अच्छा जी, जरा इधर देखें, मैं बताता हूं आपको। अभी समरी की तरफ चलते हैं। जरा समरी देखें कि अगर हम इसको समरी देखें, समरी में अगर हम देखें तो क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। अच्छा, जरा गौर से देखिएगा डॉक्टर साहबान, अब आपके सामने एक पेशेंट आया है और आपको नहीं पता कि ये पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको नहीं पता कि इस पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है। ठीक है, आप नहीं जानते, ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, कोई नहीं जानता। पेशेंट आपके सामने बैठा है और मेरे आपके आपने अभी उसके साथ क्वेश्चन आंसर शुरू नहीं किए, वो आपके सामने बिल्कुल बैठा हुआ है। आप मुझे बता सकते हैं कोई से ऐसी 3 चीजें जो आप उसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको किडनी का कोई इशू हो सकता है? देख के अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या? एडीमा। सबसे पहली चीज क्या? एडीमा। एडीमा आप उसके किस किस तरफ देखेंगे? क्या आप उसके पांव की तरफ देख सकते हैं? बिल्कुल पीडल एडीमा देख सकते हैं। उसके आंखों की तरफ देख सकते हैं, कोई पफीनेस तो नहीं हुई हुई। आप उसके पांव की तरफ देखें, आप उसके हाथों की तरफ देखें, आप उसकी आंखों की तरफ देखें। ये देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा हो नहीं, पिटिंग एडीमा दूर से पता चल जाता है कि है डॉक्टर साहब। जगुलर वेनस प्रेशर इंक्रीज हुआ है, ये दूर से पता चल जाता है कि इंक्रीज हुआ है। कैसे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? जो है ना वो ना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही आपको समझ आएगी। देखो, जगुलर वेनस प्रेशर आपको दूर से पता चल जाएगा किसको हुआ है। क्या दूर से आप पिटिंग एडीमा का पता लगा सकते हैं? नहीं, मैं अभी बता रहा हूं कि अभी आपने पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाया, अभी पेशेंट को आपने हाथ भी नहीं लगाया। आपको कैसे आपने अंदाजा लगाना है कि इसको कोई किडनी की डिजीज हो सकती है? एडीमा। दूसरा दूसरा चीज आप क्या देखेंगे? आपने एडीमा देख लिया, दूसरी चीज आप क्या देखेंगे? क्या पेशेंट को हम पैलर देख सकते हैं? दूर से हमें थोड़ा पता चल जाएगा उसकी स्किन को, स्किन के कलर को हमें पता चल जाएगा, पेल तो नहीं हुई हुई, कहीं पैलर वगैरह तो नहीं है, पेलनेस वगैरह तो नहीं है इसकी स्किन। ठीक है, हम ये चीज देख सकते हैं दूर से। अभी हमने देखा नहीं है, अभी हमने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, अभी हमने उसको हाथ नहीं लगाया, अभी हम दूर से खड़े होकर उसको देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। और हमने देखा कि कहीं पर उसकी बॉडी पे किसी जगह पर एडीमा नहीं है, हमने उसका पैलर चेक किया। और तीसरा उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका बिहेवियर। बिहेवियर, बिहेवियर आप उसको देख रहे हैं, दूर से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसका इरिटेटेड बिहेवियर तो नहीं है, कहीं वो पेशेंट इरिटेटेड तो नहीं है, कहीं वो पेशेंट जो उस पेशेंट को पेरिफेरल उसको कोई न्यूरोपैथिकल चेंजेस तो नहीं आ रही। ठीक है, उसका बिहेवियर आपने देखा, डिसोरिएंटेड तो नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आप उसको देख रहे हैं सामने खड़े होकर। ये वो चीजें जो आप देख सकते हैं। अब उस पेशेंट को फॉर एग्जांपल एडीमा की कंप्लेन थी, आपने दूर से देखा उसके पांव सूजे हुए हैं, और जब पांव उसके सूजे हुए हैं तो फर्दर इसको करेक्ट करने के लिए आपके ज़हन में क्या क्या चीजें आ जानी चाहिए, क्या क्या चीजें टिक आ जाने चाहिए? आप क्या देखेंगे? आप उसका सैक्रल एडीमा देखेंगे, आप उसका सैक्रल एडीमा देखेंगे, आप उसका पेरी ऑर्बिटल एडीमा देखेंगे। ठीक है, आप उसका पेरी ऑर्बिटल एडीमा देखेंगे। और क्या चीजें देखेंगे एडीमा से आपको? और क्या चीज आपके ज़हन में आनी चाहिए? सैक्रल एडीमा, पेरी ऑर्बिटल एडीमा। इसको कंफर्म करने के लिए एडीमा का ताल्लुक किडनी के साथ ही है, इसको कंफर्म करने के लिए आपका ज़हन किस तरफ जाना चाहिए? क्या आपका ज़हन ब्लड प्रेशर की तरफ नहीं जाना चाहिए? इसको कंफर्म करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए कि आपका जो ताल्लुक है किडनी का, वो जो एडीमा का ताल्लुक है वो कहीं किडनी के साथ तो नहीं है, आप उसका क्या चेक करेंगे? आप उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। ठीक है, आप उसका ब्लड प्रेशर देखेंगे। और अगर अब अगर उस पेशेंट के अंदर एडीमा की कंप्लेन भी है, आपने देख लिया उसको एडीमा भी है, एडीमा की कंप्लेन भी पॉजिटिव मिल गई, और उसका ब्लड प्रेशर भी 170
भाई आपको जो है ना वो 90 मिल गया, आपको हाइपरटेंशन की कंप्लेन भी मिल गई। तीसरी आप क्या चीज देखें, क्या आप उसका जुगुलर वेनस प्रेशर देखना पसंद करेंगे यहां पर, इसको और पक्का करने के लिए? क्या आप उसका जुगुलर वेनस प्रेशर देखना पसंद करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल आपने जुगुलर वेनस प्रेशर देख लिया, आपको तीसरी इसकी कंप्लेन भी मिल गई, अब आपके पास क्या चीजें आ गई? आपके पास एडीमा भी आ गया, आपके पास पेलर भी, आपके पास ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया, जुगुलर वेनस प्रेशर भी रेस कर गया, ये तीनों आपके पास जो है ना वो आ गई। अच्छा, आपने सोचा कि यार मैं साथ में इसका पैलर भी देख लूं। आपने पैलर देखा, लेकिन इस पेशेंट को पैलर नहीं है, इस पेशेंट को पैलर नहीं है, तो क्या आप किडनी का दिमाग अपने जेहन से निकाल देंगे? किडनी की फाइंडिंग को अपने जेहन से निकाल देंगे? क्या किडनी की फाइंडिंग अपने जेहन से निकाल देंगे? नहीं निकालेंगे, लेकिन साथ में कुछ और भी सोचना शुरू कर देंगे, साथ में कुछ और भी सोचना शुरू कर देंगे। जैसे आपको याद होगा कोई सीवीएस डिसऑर्डर भी हो सकता है, कोई थायराइड कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, हाइपरथायरॉयडिज्म में भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ हुआ होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में भी जुगुलर वेनस प्रेशर इंक्रीज हुआ हुआ होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में भी ये इश्यूज आ सकते हैं। तो वो चीजें आप, वो बात की बात है, अभी हम सिर्फ किडनी को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर पेलर इसको पॉजिटिव नहीं है, पेलर की कंप्लेन नहीं है, तो आप किडनी को रिमूव नहीं करेंगे, आप किडनी का डायग्नोसिस अपने जहन में जरूर रखेंगे, लेकिन साथ में आपके कुछ शक आ जाएगा कि अच्छा यार कुछ और भी इसको हो सकता है। अच्छा, और क्या चीज है जो हमें किडनी की तरफ लेकर जाएगी? और क्या चीज है जो हमें किडनी की तरफ लेकर जाएगी? जो सिर्फ हमें, अभी हम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशनल स्टडी की बात कर रहे हैं। और कौन सी ऐसी चीज है जो हमें किडनी की तरफ लेकर जाएगी? बताएं ना यार, बताएं। वेरी गुड, बोन प्रॉब्लम। बोन प्रॉब्लम हम देखेंगे, उसको कोई बोन प्रॉब्लम तो नहीं है, बोन प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, ओहो अस्तगफिरुल्लाह, एसिड बेस बैलेंस आप ऑब्जर्वेशन से पता कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, अभी हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी की बात कर रहे हैं, क्या अपने दिमागों को थोड़ा बड़ा करें मेरे प्यारे प्यारे डॉक्टर साहबान। मुझे बताएं, क्या एसिड बेस बैलेंस को आप देख के पता लगा सकते हैं कि इसको एसिड बेस बैलेंस हुआ हुआ है? नहीं लगा सकते ना पता। आप कंफर्म नहीं ये बता सकते कि ये इसको एसिड बेस बैलेंस के लिए हमें एबीजीज करवाने पड़ेंगे। अभी हम सिर्फ ऑब्जर्वेशनल स्टडी की बात कर रहे हैं कि हमारे पास पेशेंट है, अब हम उसे हाथ हूथ लगा रहे नहीं। डॉक्टर इब्रार कह रहे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। डॉक्टर साहब, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सिर्फ एसिड बेस बैलेंस में होती है? मे बी वो पेशेंट आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको हार्ट फेलियर का पेशेंट हो, क्या हार्ट फेलियर में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होती? हाँ, ये कॉस्मोल ब्रीदिंग सिर्फ मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होती है? नहीं। तो आप अभी फिलहाल हम वो चीजें देख रहे हैं जो हम लोग, हमारे सामने एग्जैक्ट है, ठीक है। हाँ, डीके डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट को भी कॉस्मोल ब्रीदिंग होती है। तो ये अच्छा, छठी चीज हम क्या देख सकते हैं? हम प्रूराइटस देख सकते हैं। सातवीं चीज हम क्या देख सकते हैं? कोई एब्डोमिनल मैस तो नहीं है, कोई एब्डोमिनल मैस तो नहीं है, कोई एब्डोमिनल मैस कोई रेज्ड मैस, कोई एब्डोमिनल, कोई टेंडर तो नहीं हुई, एब्डोमिनल हार्ड तो नहीं हुई, कोई एब्डोमिनल मैस तो नहीं है, मे बी। ठीक है, यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई। ये हमारी कुछ मेन ऑब्जर्वेशनल स्टडी हो गई। लेकिन अगर हमने इसके साथ साथ कुछ चीजों को टेस्ट करना हो, पता लगाना हो, इसको कंफर्मेशन देनी हो, जिस चीज की तरफ हम जा रहे हैं इसको हमने कंफर्मेशन देनी हो, तो हम क्या क्या करा सकते हैं? हम कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं? देखें, एनीमिया की कंफर्मेशन के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा? हमें सीबीसी करवाना पड़ेगा, ठीक है। किडनी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही, उसके फिल्ट्रेशन प्रोसेस का पता लगाने के लिए कि उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए हम आरएफटी कराएंगे। आरएफटी क्या होता है ये मैं आगे जाके जब हम डिजीजेस पढ़ेंगे उसको हम बताएंगे। किडनी मेटाबॉलिक प्रोसेस को सही कंट्रोल कर रही है कि नहीं कर रही, उसके लिए हम एबीजीज करवाएंगे। किडनी टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को रिमूव कर रही है कि नहीं कर रही, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को रिमूव कर रही है कि नहीं कर रही, उसके लिए हम क्या कराएंगे? बन क्रेटानिन है या यूरिया का लेवल है, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स
हम लोग करवा के देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स किडनी सही कर रही है, प्रॉपरली उसको उसका बैलेंस मेंटेन कर रही है नहीं कर रही, तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हम करवाएंगे। ये अब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक टेस्टों की। किडनी टेंडर है, किडनी में कोई मैस फील हो रहा है, किडनी में कोई टेंडरनेस फील हो रही है, कोई पेन फील हो रही है, उसके लिए हमारे पास क्या चीज मौजूद है? हम उसके लिए डिफरेंट हमारे पास फिर प्रोसीजर्स आ जाते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है, जैसे अल्ट्रासाउंड है ये हम करवा सकते हैं, सिटी स्कैन है, एमआरआई है, ये तो फिर आगे एडवांस चीजें चली जाएंगी। तो आज की ये चीजें, फॉर एग्जांपल अगर हमें किडनी की वजह से एनीमिया को पता करना है तो हम सीबीसी करवा लेंगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस को देखना है तो हम आरएफटीज करवा लेंगे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को हमने देखना है तो एबीजीज करवा लेंगे, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को देखना है तो बन क्रेटिनिन रेशियो करवा लेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को देखना है तो इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लेंगे। अब एक सवाल 1 करोड़ रुपए का आप सबके लिए, 1 करोड़ पैसे का आपके साथ सवाल रख रहा हूं। अब आप देखते हैं कि आप में से कौन जवाब इसका दे पाता है। जरा मुझे एक सवाल का जवाब दें। एक पेशेंट, आप गौर से सुने, गौर से सुने और फिर जवाब दें। मैं ये नीचे से इसको रिमूव करता हूं और फिर हम इसको लिखते हैं, ठीक है? नीचे से मैं इसको रिमूव किया और इसको हम लिखते हैं। एक पेशेंट आपके पास आया है, 56 ईयर ओल्ड, 56 ईयर ओल्ड। उस पेशेंट को उसकी फाइंडिंग सुन ले, क्या क्या है? उसको रेटिनल हेमरेजेस हो रहे हैं, रेटिनल हेमरेजेस हो रहे हैं, ठीक है जी। उस पेशेंट को क्या हुआ है? रेटिनल हेमरेजेस हो रहे हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी उस पेशेंट को हो रही है, उस पेशेंट को एडीमा भी हुआ है, और उस पेशेंट को साथ में एक और फाइंडिंग मैं आपको जरा घुमाने के लिए देना चाहता हूं। क्या फाइंडिंग दूं आपको जिससे आप टिका के घूमे? चलें जी, उसका जुगुलर वेनस प्रेशर भी इंक्रीज, नहीं चलें ब्लड प्रेशर लिख देते हैं, उसका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज है। आपके पास ये पेशेंट आया है और इस पेशेंट को सबसे पहले मुझे बताएं कि कौन से टेस्ट आप कराएंगे जिससे आपको पता चल जाए कि ये किडनी का इशू है। इसको कौन सा टेस्ट हमें कराना चाहिए? यूरिन टेस्ट कराना चाहिए? बिल्कुल गलत, 100% गलत आंसर। सीबीसी कराना चाहिए? 100% गलत आंसर। मुझे एग्जैक्ट टेस्ट बताएं, क्या करवाएं हम? इसका फंडोस्कोपी करानी चाहिए, पहले ही हमें पता है रेटिनल हेमरेजेस हुए 100% गलत आंसर। मेरे ख्याल से हमें इसके सिर्फ 2 टेस्ट कराने चाहिए जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि ये किडनी का इशू है या नहीं। वो टेस्ट कौन से हैं? वो है इसका आरएफटी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि फिल्ट्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरा इसका टेस्ट कौन सा होना चाहिए? एबीजीज का, एबीजीज का, जिससे हमें पता चल जाए कि कोई एसिडोसिस या इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सुने, ये 2 टेस्ट ही मैंने आपको क्यों कहे, बाकी मैंने क्यों नहीं कहे, जरा गौर से इस बात को सुने। रेनल फंक्शनिंग टेस्ट से हमें यह पता चल जाएगा कि फिल्ट्रेशन प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही। अगर फिल्ट्रेशन प्रॉपर हो रही है तो इट मींस ग्लोमेरुलस इज वर्किंग प्रॉपरली, ग्लोमेरुलस बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ग्लोमेरुलस अपनी फिल्ट्रेशन बिल्कुल ठीक कर रहा है, यूरिन की फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक हो रही है। अब उसके बाद वाला जो पार्ट है, उसके बाद वाला जो पार्ट है जिसमें आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, या लूप ऑफ हेनले है, उसका पता कराने के लिए मैंने क्या करा लिया? एबीजीज। एबीजीज से मुझे यह पता चल गया कि अगर ये मेटाबॉलिक जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस हैं, जो एसिड बेस बैलेंस है, अगर वो बिल्कुल ठीक है तो इट मींस वो वाला हिस्सा भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ठीक है?
तो इससे हमें फिल्ट्रेशन का भी पता चल गया और हमें यह भी पता चल गया कि जो ग्लोमेरुलस की जो फिल्ट्रेशन हो रही है वो भी बिल्कुल ठीक हो रही है, और उसके बाद जो जो उसका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड जो एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है एसिड बेस बैलेंस से हमें यह भी पता चल गया। ठीक है, इस जगह के ऊपर आप लोग क्या सीबीसी करवाने से हमें पता चलेगा? सीबीसी करवाने से ये चीजें हमें पता चलेंगी? नहीं। क्या अल्ट्रासाउंड करने से ये चीज पता चलेगी? नहीं। क्या कोई और टेस्ट करने से हमें चीजें पता चलेंगी? ठीक है डॉक्टर साहब, एबीजीज एट आर्टेरियल ब्लड गैसेस, हमें उससे ये पता चल जाता है कि कोई एसिडोसिस हुई है कि नहीं हुई, एल्कलोसिस हुई है कि नहीं हुई, जिससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि कहीं पर एसिड बेस बैलेंस का डिसऑर्डर तो नहीं है। तो अगर एसिड बेस बैलेंस का डिसऑर्डर है तो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में सबसे ज्यादा रोल किसका है? किडनी का। तो अगर एसिड बेस बैलेंस मेंटेन नहीं है तो इट मींस किडनी का प्रॉब्लम है। ठीक है, और आरएफटी से हमें पता चल जाएगा फिल्ट्रेशन हुई हुई है कि नहीं हुई हुई। तो इसमें क्या एनीमिया का कोई रोल है कि अगर मैं इस पेशेंट का मैं एनीमिया करवाऊं? अच्छा, अब मुझे बताएं, इस पेशेंट का यूरिन कल्चर करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? क्या इस पेशेंट में कोई फीवर की फाइंडिंग है? नहीं। क्या इस पेशेंट में कोई इंफेक्शन की फाइंडिंग आपने देखी है? नहीं देखी। हमें सिर्फ ये रूल आउट करना है कि किडनी का रोल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल उसका आरएफटी भी नॉर्मल है, एबीजी भी नॉर्मल है, आरएफटी भी नॉर्मल है, एबीजी भी नॉर्मल है। नहीं कासिम, तो मेरी बात को समझे नहीं। क्या अनीमिया का पता करने से, अनीमिया का टेस्ट कराने से हमें किडनी का फंक्शन पता चल जाएगा? मैं ये बात करूं, क्या अनीमिया किसी और वजह से नहीं हो सकता? मुझे बताओ, क्या अनीमिया किसी और वजह से नहीं हो सकता? हमें पता लगाना है किडनी का फंक्शन, कि किडनी इस वक्त काम कर रही है कि नहीं कर रही। उसके लिए ये दो टेस्ट मैंने आपको बताया कि इन दो टेस्टों से हमें ग्लोमेरुलस का भी पता चल जाएगा कि वहां फिल्ट्रेशन अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही, और हमें यह भी पता चल जाएगा कि बाद में जो बाद वाले जो हिस्से हैं वो अपना काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? तो अगर एक इस पेशेंट का आरएफटी भी नॉर्मल है, इस पेशेंट का एबीजी भी नॉर्मल है, तो क्या फिर हमें किडनी तस्वर करनी चाहिए? क्या हमें फिर किडनी तस्वर करनी चाहिए? नहीं। फिर हम किसी और फाइंडिंग की तरफ जाएं, हम कोई सीवीएस का कॉज ढूंढें। मे बी कोई सीवीएस का कॉज हो, मे बी इस पेशेंट को कोई हेपेटिक प्रॉब्लम हो, मे बी इस पेशेंट को कोई कार्डिक प्रॉब्लम हो, मे बी इस पेशेंट को कोई लंग पैथोलॉजी हो। ठीक है, तो फिर हम किसी और फाइंडिंग की तरफ जाएंगे। यहां तक बात क्लियर हुई? थोड़ा सा ओवरव्यू क्लियर हुआ है किडनी का? ईमानदारी से मुझे बताएं कि किडनी के पेशेंट में हमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, कौन कौन से सिम्टम्स को हमने देखना होता है, कौन कौन सी चीजों के ऊपर हमें फोकस करना होता है, कौन कौन से टेस्टों के ऊपर हमें फोकस करना होता है, कौन कौन से सिम्टम्स में क्या क्या चीजें आगे देखनी होती हैं। ये क्लियर है? सबको क्लियर है? तो ये आज का लेक्चर मैंने इसीलिए रखा था इंट्रोडक्शन का, कि चीजें आपको क्लियर हो, ताकि कल को जब हम डिजीजेस पढ़े, जब हमारे पास डिजीजेस आ रही हो, तो हमें पता हो कि हम जब फाइंडिंग्स पढ़ रहे हो तो हमें पता हो कि कौन सी फाइंडिंग कैसे है। ठीक है, तो आज के अब जब नेक्स्ट डिजीजेस हम पढ़ेंगे तो आपको पहले ही पता होगा कि जब हम बात कर रहे होंगे कि ये क्यों है भाई। क्लियर? तो कल आप लोगों की फर्स्ट टॉपिक है मेरे ख्याल, कल जो भी स्केड्यूल में आपका टॉपिक होगा वो हम कल पढ़ेंगे। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको के लिए आसानियां पैदा फरमाए। और कोई भी क्वेश्चन, किसी किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है वो आप ग्रुप पे पूछें, फौरन पूछें। ठीक है जी, कोई भी मसला है किसी किस्म का, और अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके आज एक अच्छा सा स्टेटस जरूर लगाएं फीडबैक का, और बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमने M2 स्टार्ट की है। और नेफ्रो के लिए मैंने बताया कि स्टेप अप आप पकड़ लें, स्टेप अप से आपकी नेफ्रो कंप्लीट हो जाएगी। आज आप सबने स्टेटस लगाना है एक अच्छा सा व्हाट्सएप के ऊपर कि हमारी M2 स्टार्ट हो गई। ठीक है, लगा देंगे कि नहीं लगाएंगे?
हाँ जी, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।